हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है, तो हमें फॉर्म फिलअप तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं किरण पब्लिकेशन के से प्रकाशित 30 सेट का प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें मैं रोज़ाना आपको एक प्रैक्टिस सेट का संपूर्ण व्याख्या के साथ वीडियो रात के 8 बजे इस चैनल पर डालूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप 30 दिनों तक लगातार 110 क्वेश्चन सही सॉल्व करें तो आप अपने रिजल्ट के बहुत करीब हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। हमारा दूसरा सवाल है, सिंगकोंग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो ये इसका सही उत्तर है अयहूदी धर्मावलंबियों का, यानी ये ऐसा पूजा स्थल था जहाँ पर ना कि सिर्फ सामाजिक सेवाएं होती थी, पूजा पाठ प्रार्थना, और यहाँ पर कोई सामाजिक भेदभाव भी नहीं था। हर कोई आता था, पूजा पाठ प्रार्थना करता था, सेवा करता था। हमारा अगला सवाल है, खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यानी कि खुले बाजार के द्वारा जो है वो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। मतलब खुले बाजार की जो क्रिया होती थी वो उसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार किसी भी प्रकार के एक बिलों का अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता था। हमारा अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो अभी जो हमारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। अगला सवाल हमारा है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भिलाई में है। मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में सबसे पहले इस्पात का जो कारखाना खुला था वो छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई में पहला कारखाना खुला था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल की पटरियों का ही निर्माण होता है, ज़्यादातर उसी का होता है। अगला सवाल है, बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है 30। अगला सवाल हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता देती हूँ, 360। यानी अनुच्छेद 360 में हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर हमारे भारत की स्थिरता को लेकर के संतुष्टि नहीं होती है और अगर उन्हें लगता है कि हमारे भारत की स्थिरता खराब हो चुकी है तो वित्तीय आपात का घोषणा कर देते हैं। अगला सवाल हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो हमारा है पिट्स इंडियन एक्ट का जो एक अंतर्गत जो आता है वो नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही स्थापित किया गया था। अगला सवाल हमारा है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ही नहीं बल्कि कि महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती भी मनाया जाता है। अगला सवाल हमारा, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से ही होकर भारत में गुजरती है। ताप्ती भारत की उन नदियों में से एक है जो एक नदी घाटी से बहती है। यह सतपुड़ा रेंज के 2 हिस्सों के बीच पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र के राज्य के जलगांव पठार क्षेत्र में से गुजरात राज्य के सूरत के मैदान के मध्यम संभात खाड़ी के बीच से गुजरती है। अगला सवाल हमारे, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो मैं बता दूं कि संघीय शब्द का प्रयोग हमारे भारत संविधान में कहीं भी नहीं हुआ, किसी भी जगह नहीं हुआ, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया मतलब राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है किंतु प्रारूप समिति के संग यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन शब्द का प्रयोग हमारे भारत के संविधान में
किया गया। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है। तो पहले मैं आपको OPEC का फुल फॉर्म बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। अब मैं इसको बताऊं कि इसका OPCE का स्थापना जो है वो 14 नवंबर 1960 को की गई थी। इसमें बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं है। हमारा अगला सवाल है, पूर्ण स्पर्धा की कीमत ग्रहीता कौन होती है। तो फार्म होती है। पूर्ण स्पर्धा की ग्रहीता का जो होता है वो फार्म होता है। हमारा अगला सवाल है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों का उत्पादकता शून्य होती है। तो ऐसे उत्पादकता कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसलिए इनको ये बोलते हैं क्योंकि ये व्यक्ति श्रम शक्ति का कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, किंतु उनकी सीमता उत्पादकता शून्य होती है। मतलब एक कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग करते हैं वो उनकी सीमता उत्पादक जो होती है वो शून्य हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ही, ऐसे रोजगार को ही प्रच्छन्न रोजगार कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और ये जो है एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है वो नृत्य शैली प्रसिद्ध है। यहाँ पर ज़्यादातर ब्राह्मण पुरुष यहाँ पर नृत्य का अभ्यास करने के लिए जाते हैं। अगला सवाल हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य मतलब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 निर्वाचित और गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष आम सभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में कौन से वो 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश के पहले थे। यानी जो 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे, तो वो उनका गुलाम एवं तुगलक वंश। गुलाम एवं तुगलक वंश जो था वो खिलजी वंश के पहले था। खिलजी वंश जो खिलजी राजवंश था वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था, और गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर के 90 के बाद था। और उसके बाद तुगलक वंश आया जो कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासनकाल में रहा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला 5 राजवंशों में से 2 अन्य थे। मतलब ये जो हमारा 5 दिल्ली में 5 राजवंश जो थे वो शासन करते थे, लेकिन गुलाम एवं तुगलक वंश जो था वो दिल्ली में वो उसका राजवंश था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। अगला सवाल है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मीबाई का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो स्थित है वो ग्वालियर में है। यानी लक्ष्मीबाई का जो शिक्षा संस्थान है वो ग्वालियर में है। अगला सवाल हमारा है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मतलब किस संविधान संशोधन के लघु संविधान कहा जाता है। तो इसमें है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा 52 मतलब 52। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। यानी इसका सही उत्तर होगा 4थी अनुसूची। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, ये तो 4थी अनुसूची ऐसी थी जो राज्यसभा सीटों के बंटवारे को निर्धारण करती थी। वो एक ऐसी भारतीय संविधान थी जो प्रत्येक राज्यों में संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का बंटवारा करवाती थी। हमारा अगला सवाल है,
संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा केटी शाह। केटी शाह ने इसको कहा था कि अगर सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी भी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करती है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1897 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान। तो ये जो टीपू सुल्तान था वो 1897 में जो क्रांति हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। बिल्कुल अलग एक साम्राज्य का शासक बना रहा था, जो इसने 19 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था। अगला सवाल है, सी कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर थे? तो ये संतूर वेद जो था वो सी कुमार बजाने में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और बहुत अच्छे से एक ये जम्मू कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध थे। जम्मू कश्मीर में इनका ये बजाने में के लिए बहुत ज़्यादा संतूर बजाने के लिए बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध थे। हमारा अगला सवाल है, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो इसका सही उत्तर होगा 3, इंदिरा आवास योजना। मतलब हमारे गांव के में जो गरीबी रेखा है उसे नीचे रहने वाले लोगों के लिए जो हमारे भारत सरकार ने योजना लागू की है वो इंदिरा आवास योजना है। हमारा अगला सवाल है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? कमीशन रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो बहुत छोटा कमीशन रैंक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? हमारा जो पूरा राष्ट्रगान होता है ये हम लोग इस चीज़ को बहुत छोटे से इस सवाल को पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो हमारा सामान्यतः 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड में हम अपने राष्ट्रगान गीत को जो है वो गाते हैं। अगला सवाल हमारा है, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य से कब, किस समय में वो, किस टाइम में वो पृथ्वी के दूरी पर होती है? तो इसका सही उत्तर है 3 जनवरी। मतलब 3 जनवरी जो है उस टाइम हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से न्यूनतम दूरी पर रहती है। अगला सवाल हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो सबसे रावी नदी के किनारे जो पाकिस्तान के मटगुमरी पंजाब से स्थित हड़प्पा स्थल का खनन दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। यानी 1921 में हड़प्पा का जो है वो खोज सबसे पहले हुआ था। हमारा अगला सवाल है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हमारे बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि जो है वो ईशान है। ईशान को हमारे बिहार के मगधी भाषा का प्रथम कवि माना गया। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है? यानी कौन सा जलधारा ऐसा है जो कि बहुत ठंडी है? तो इसका सही उत्तर है वेंगुआला। ये जो है वो बहुत ही ठंडी जलधारा है। हमारा अगला सवाल है, हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका एक है, यह विश्व में भारतीय स्तरीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक। दूसरा,
130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। तीसरा, इसका आयोजन पंजाब से लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। और चौथा, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर 2 है। इसका सही उत्तर यहाँ 2 है। कि हमारा अगला सवाल है, चक्रवात की क्या पहचान है? तो चक्रवात की पहचान है विनाशकारी हवा और वर्षा। यानी चक्रवात जो जब आता है तो हम लोग भी ये चीज़ को देखें कि बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश होने लगती है बहुत तेज़। तो चक्रवात की पहचान यही है, विनाशकारी हवा और वर्षा। अगला सवाल हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये जो हैं वो हमारे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगला सवाल हमारा है, शेरशाह सूरी के पिता हसनसुर का मकबरा कहाँ निर्मित है? जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो ये सासाराम में है। ये सासाराम में स्थित है, जिसे हम सूखा मकबरा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हमारा है, शेरशाह सूरी के पिता हसनसुर का मकबरा कहाँ निर्मित है? जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो इसका सासाराम है, जो कि सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। अगला सवाल हमारा है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है? भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारा न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। यानी 25 वर्ष से हम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला सवाल हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। ये जो है वो हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल हमारा है, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो इस ग्रुप में हरियाणा जो है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं है। गुजरात, केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हैं, जबकि हरियाणा स्थल इससे घिरा नहीं है, ये अलग है। अगला सवाल हमारा है, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो ये है सोरैया पहाड़ियाँ। ये जो है वो बिहार के राजमहल पहाड़ियों पर निवास नहीं करने वाली जाति है। अगला सवाल हमारा है, भारत सरकार की मोहर क्या है? तो भारत सरकार की मोहर जो है वो सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति है। ये जो है अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल जो है वो किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो हमारे राज्य में सबसे कम भूमि वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा एक ऐसी राज्य है जहाँ पर भूमि बहुत कम पाई जाती है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? या तो इसमें तमिलनाडु जो है वो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य है। अगला सवाल हमारा है, राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? तो ये ब्रह्मो समाज के जो थे वो संस्थापक थे। अगला सवाल हमारा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो है वो 20% लोगों को पिछड़े वर्ग के ABC में कितने 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं इसको बताऊं कि बिहार पंचायती राज के अधिनियम 2006 जो है 2006 के अंतर्गत पंचायतों की अति पिछड़े वर्ग MBC को 20% का आरक्षण व्यवस्था की गई और महिलाओं के लिए 50%, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए सीटों का व्यवस्था भी किया गया। अगला सवाल हमारा है, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? तो ये मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई थी। एक ऐसी रेल थी जो कि मुंबई और पुणे के बीच में ही चलाई गई थी।
और सर्वप्रथम है विद्युत चलित टीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन 1 जून 1930 से 1 जून 1930 से चलाई गई थी मुंबई और पुणे के बीच में। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष कर है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा 3, यानी कि संपत्ति कर। संपत्ति कर एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो कि हर जगह पे धन और प्रत्यक्ष करों पर एक ही है जो कि चलाई जाती है। अगला सवाल है, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो जो थे वो अभिनव भारत के नाम से एक क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला सवाल है हमारा, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा जो है वो 1829 में समाप्त किया गया। सती प्रथा के बारे में जो है वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी मैं आपको बता दूं कि 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक के सती प्रथा का चला था, लेकिन ये 1829 में सती प्रथा जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया था। अगला सवाल हमारा, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का हमारा प्रसिद्ध जिला जो है नायलॉन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो मुंगेर है। मुंगेर में सबसे ज़्यादा बिहार के मुंगेर राज्य जिला में नायलॉन का उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक के मतलब मैं आपको पहले समझा दूं कि हिमांक होता क्या है। तो एक ऐसा निश्चित ताप होता है जो कि द्रव में ठोस में निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या हिमांक इसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर घटता है, यानी नमक को जब बर्फ़ में मिलाइएगा तो वो घटते जाता है। अगला सवाल है, वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृष्टि दर्पण होता है उत्तल दर्पण, यानी हमारे जो वाहन में जो दर्पण लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस के लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया? तो इसका उत्तर है कपास। कपास के लिए एक बीटी बीज की विकसित किया गया, मतलब वो कपास के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्पोदुभिद। आत्पोदुभिद एक ऐसा वृक्ष है जो कि सूर्य के प्रकाश से तेजी से बढ़ता है, इसमें बहुत तेजी से इसमें वृद्धि होती है, तो इसलिए इसको सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारा, प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित होती है, यानी यहाँ पर हमारा खाली स्थान भरा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा तना। तना जो है एक बल्ब एक प्याज के गांठ के बल्ब के उदाहरण जो कि एक तना की तरह परिवर्तित होती है। अगला सवाल है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? धरा का पता लगाते हैं इसके द्वारा। अगला सवाल है, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया, छेद का आकार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धातु का एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया जो कि गर्म होने पर बढ़ता है। कोई किसी भी धातु को काट के उसको एक प्लेट पे गर्म कीजिएगा तो वो बढ़ता है। अगला सवाल है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो कांसा एक ऐसी धातु है जो कि कॉपर तथा टीन को मिलाकर बनती है। अगला सवाल है, वह धातु पहचानिए जो निर्विषी प्रकार की है। निर्विषी प्रकार की धातु, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड मतलब सोना जो होता है वो एक निर्विषी प्रकार का धातु होता है, तो इसका सही आंसर गोल्ड होगा। अगला सवाल है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांति कोण से, इसमें आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रांति कोण से बड़ा होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, दोगुना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा
अधिक, यानी कि परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण अधिक हो जाता है, यानी क्रांति कोण अधिक कोण अधिक क्रांति कोण हो जाता है। अगला सवाल है धूम कोहरा स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। धूम कोहरा का मतलब मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, एक ओजोन और पॉरिक्स एसिटिल नाइट्रोड मिलकर कोहरा बनता है, मतलब स्मॉग बनाता है जो कपड़े एवं रबर के नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉरिक्स ये पॉरी पॉरी पॉरिक्स एस्टिल एंड नाइट्रेट। ये जो एक ऐसी चीज़ है जो कि स्मोक बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बहुत शक्तिशाली होता है, यानी ये एक ऐसा स्मोक होता है जो कि लोगों को आँखों में बहुत जल्दी जलन पैदा कर देती है। अगला सवाल है सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा है जो कि साबुन के झाग में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कौन सी ऐसी धातु है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशाली है। तो इसका सही उत्तर है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो कि बहुत अभिक्रियाशील है कि इसको मैं ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रतिक्रियाशील धातु वह है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है, मतलब एक किसी भी धातु के साथ आसानी से प्रतिक्रिया कर सकता है। हमारा अगला सवाल है ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देती है, यानी हम लोग जब ऊपर से पानी का टैंक देखते हैं तो अजीब एक उथला जैसा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तरल ताल या पानी की टंकी या पानी की गहराई की तुलना में उथलता दिखाई देती है। यानी प्रकाश जो है, सूर्य की प्रकाश जो है वो जब पड़ती है तो पानी में उथलता और टैंक मतलब पानी की टैंक में उथलता दिखाई देती है। अगला सवाल है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1। यानी मैं आपको बताऊं कि 10 से 15 साल की आयु की लड़की जो होती है उसका अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब उत्पन्न करता है, यानी एक डिंब मतलब एक अंडा उत्पन्न होता है और यह शुक्राणु के साथ मिलकर गर्भधारण करते हैं। अगला सवाल हमारा है फेफड़े कहाँ स्थित होती हैं। तो फेफड़ा हमारा स्थित होता है फुफ्फुसार्नीय गुहिका, ये जो है वो हमारे यहाँ पर फेफड़ा स्थित होता है। अगला सवाल हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोराइड जो है वो किस कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर है पेट, मतलब कि हमारे जो पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कोशिकाओं को स्रावित करता है। अगला सवाल हमारा है प्यासीकरण क्या है। प्यासीकरण का मतलब कितने लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि प्यासीकरण एक माध्यम से बड़े वसा यानी ग्लोबुलेस छोटे समान रूप से वितरित कणों के तोड़े जाते हैं। यह कार्य छोटी आंत में मुख्य रूप से वित्त अम्ल द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में वंजित करना, यानी कि जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारा एंजाइम और अन्य प्रोटीन प्यासीकरण जो भी होता है वो एक धीरे छोटे छोटे कणों में तोड़े होते हैं, मतलब टूटे हुए होते हैं, तो वो वसा की छोटी छोटी गोलियों में वंजित करना। अगला सवाल हमारा एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, मतलब एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा पीएच। पीएच जो है वो एंजाइम और अन्य प्रोटीन में पीएच की एक इष्टतम सीमा होती है जो कि इस सीमा को
इस सीमा के बाहर से निष्क्रिय या विकृत हो सकती है। श्वसन जैसी चयापचय की प्रक्रिया में पीएच में परिवर्तन होता है, एंजाइम प्रभावित करते हैं, तो इस तरह से होता है। अगला सवाल हमारा है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन हमारा जो होता है वो कैसे पचता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइपेस। लाइपेस द्वारा जो हमारा प्रोटीन हो वो जल्दी से पचते हैं। अगला सवाल है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? यानी कौन सी ऐसी चीज़ हमारे शरीर में पाया जाता है जिसके वजह से हमारे शरीर में रक्त जमता है? तो इसका सही उत्तर होगा हेपोरियन। हेपोरियन एक ऐसी हम हर मनुष्य के शरीर में एक ऐसी हेपोरियन पाई जाती है जो कि हमारे शरीर में रक्त को जमाता है, वो जमने लगती है, हमारा रक्त जो होता है वो जमने लगता है। तो इसको मैं बताऊं कि हेपरिन एक धागा रोधक होता है जो खून जमने से रोकता है, या रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मौजूद होता है जो खून को जमने में अनुमति नहीं देता है। तो अगला सवाल हमारा है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानचित्रकार, यानी कार्टोग्राफर। एक ऐसी व्यक्ति होता है जो कि किसी भी मानचित्रों को बनाता है वैज्ञानिक तौर पे। अगला सवाल है, विषु शब्द किसका घोतक है? तो विषु शब्द है जो है वो जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसके लिए ये शब्द बहुत घोतक है। अगला सवाल है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण को कौन सा रंग प्राप्त होता है? यानी लाल तथा हरा रंग का जो मिश्रण होता है वो कौन से रंग को प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पीला। यानी जब हम लाल और हरे रंग को एक साथ मिलाते हैं, मिश्रण उसका बनाते हैं, तो हमें पीला रंग प्राप्त होता है। और हम लोग घर पे भी आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जब हम लोग लाल और हरे रंग को मिक्स करते हैं तो पीला रंग बनता है। अगला सवाल हमारा है कि HR में HR किसके लिए है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही उत्तर आपको मैं बता दूं, हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो HR के लिए होता है। अगला सवाल हमारा, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बटा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% बटा देकर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा हो तो उस वस्तु के अंकित मूल्य कितना रहेगा? तो इसका आपको मैं सही उत्तर बताऊं तो अभी तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मैं अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसको अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन करूँगी एक अलग से वीडियो में। तो इसका सही उत्तर होगा 3, यानी 10,000 रुपये। इसको मैं अच्छे से, अगर आप लोग इसको बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आए, नहीं बने सही नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोगों का है 5 + 8 - 3। आप लोग यहाँ पर जो सवाल देख रहे हैं ये, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान हम लोग अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे या बनाए होंगे, क्योंकि ये तो 10th लेवल तक, 10th क्लास की ये मैथ है, तो आप लोग इसको अगर बनाए हैं तो इसका सही उत्तर 325/12, यानी इसका सही उत्तर ये होगा। मैं इन सारे अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हमारा अगला सवाल, एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1,500 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई। पूरे सौदे में पर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? मतलब ये टोटल जो हमारा मैथ हुआ, तो इसमें ये हानि और लाभ के बारे में पूछ रहा है, सौदे में कितना लाभ और हानि। तो हम लोग लाभ और हानि पढ़े हैं कि कितना लाभ होता है या कितना हानि होता है, तो इस चीज़ को, तो ये उस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा 6.25% हानि, यानी उसको इतना हानि हुआ।
अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। यानी ये तो जो हमारा क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। तो इसका सही उत्तर होगा 99। यानी 99 में हम लोग जो अगर जोड़ेंगे तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। अगला सवाल हमारा है किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है जिसमें बच्चों की टिकट मूल्य वयस्कों को टिकट मूल्य का 1/4 है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपये हो तो वयस्क में एक टिकट का मूल्य क्या होगा। यानी अगर 3 बच्चों का टिकट का मूल्य 600 रुपये है तो वयस्क में एक टिकट का मूल्य क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 160 रुपया। यानी 160 प्लस करेंगे तो हमारा 600 रुपया आएगा। यानी 3 बच्चों का टिकट का दाम 600, तो एक वयस्क का टिकट का मूल्य 160 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 2000 रुपये लाभ की राशि को राम, रंजित एवं संतोष के बीच क्रमशः 2-3-5 अनुपात में बांटा गया हो तो संतोष के रंजित से कितना अधिक लाभ मिला। यानी इसमें लाभ के बारे में पूछ रहा है कि उन्हें 2000 रुपये लाभ की राशि को राम, रंजित एवं संतोष के बीच क्रमशः 2-3-5 के अनुपात में बांटा गया तो संतोष रंजित को कितना अधिक लाभ मिला। तो इसका सही उत्तर होगा 400 रुपये। यानी कि 400 रुपये संतोष और रंजित को अधिक लाभ हुआ। हमारा अगला सवाल है एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यानी इसमें लंबाई के बारे में पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किमी घंटा तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी 5000 मिलीमीटर जो होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अगला सवाल हमारा है नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5 से 7 है। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा 2, 144 वर्ष का। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप अगला सवाल हमारा है नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र से 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5-7 है। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। तो इसमें वर्तमान उम्र का योग पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 144 वर्ष का जो है वर्तमान उम्र होगा। अगला सवाल हमारा है 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं और अगर उसी काम को 6 आदमी द्वारा कराना हो तो कितने दिन लग जाएंगे। यानी जो काम हमारा 18 आदमी 20 दिन में करेगा वही काम अगर 6 आदमी द्वारा कराया जाए तो कितने दिनों में उस काम को कर लेगा। तो इसका सही उत्तर होगा 60 दिन। मतलब 60 दिन में 6 आदमी मिलकर इस काम को ख़त्म कर लेंगे। अगला सवाल है किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम अब कितने दिनों में श्याम समाप्त करेगा। यानी कि राम और श्याम जिस काम को 10 दिन से 20 दिन में करते हैं अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 5 दिनों में तक काम करते हैं तो इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम कितने दिन में श्याम समाप्त करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा 5 दिन में। 5 दिन में जो श्याम है इस काम को समाप्त कर देगा। अगला सवाल है 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है तो उनमें से सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 जो है इसका सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है एक पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को शेष 2/5 अपने पुत्र को तथा शेष का 1/5 भाग अपने पुत्री को देता है तो शेष जितना बचता है उसका 1/5 भाग दान दे देता है
और इसके दे देता है तथा इसके बाद भी उसके पास 500 रुपये शेष बच जाता है, उस आदमी की संपत्ति कितनी होती है? तो उस आदमी की संपत्ति टोटल होती है 2604.16 रुपये, यानी 2604.16 रुपये उसके पास कुल संपत्ति होती है। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 32। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामानों का मूल्य 20% बढ़ाया तो उसकी सामानों की बिक्री में 10% की कमी आ गई, तो उसके कुल व्यापार पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो एक दुकानदार है वो अपने सामान को 20% बढ़ाकर देता है, फिर उसके उस सामानों की बिक्री में 10% की कमी आ जाती है, तो उसके व्यापार पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 8% वृद्धि हो जाएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला सवाल है, सुनीता ने 8,000 रुपये रीता से उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 10,000 रुपये लौटाई, तो ब्याज की दर क्या थी? तो ब्याज की दर थी, इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा, यानी 1/4% इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक आदमी अपने वास्तविक चाल 5/3 चाल के दफ्तर जाता है तथा दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उससे कितना समय लगता है? तो उसे टोटल कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 75 मिनट। मैं अभी सिर्फ आंसर बता रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता और इसका आंसर नहीं निकल पाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसे अच्छे से पूरे मैथ को एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बनाकर बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण जिसमें 25% पानी है के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए? तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी वो 25 लीटर मिलाएगा पानी, तो इसके नए मिश्रण में 20% पानी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आदमी की वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है तो उससे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उससे लाभ होता है, तो उस वस्तु का कर मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर होगा 2000 रुपये, यानी कि वो अपने वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है, उतने में ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है, यानी उसे 200 रुपये कर मूल्य ज्ञात होता है। अगला सवाल हमारा, एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं और नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, जबकि दूसरा नल बी भरे हुए नल को 40 घंटों में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 120 घंटा में हौज पूर्णतः भर जाता है, तो हौज की क्षमता बताएं। यानी कि इसमें टोटल जो हमारा ए और बी है उसमें ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी हौज में भरता है, जबकि दूसरा नल जो बी है वो भरे हुए नल को 40 घंटों में खाली कर सकता है, तो इसमें 20 घंटा में पूर्णतः भर जाता है, तो 20 मिनट में 120 घंटा में हौज पूर्णतः भर जाता है, तो हौज की क्षमता क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 9000 लीटर। अगला सवाल हमारा है, एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर घंटा तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 4 किलोमीटर घंटा। अगला सवाल है, एक आयतकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% है, बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 8
8% वृद्धि, यानी 8% वृद्धि होगी तो इसकी जो चौड़ाई घटा दी जाएगी तो उसका क्षेत्रफल प्रभाव 8% वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल है, यदि 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो पुराने विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष, यानी कि 18 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ जाता है तो उसमें 12 वर्ष की आयु की जो होगी औसत आयु की वर्ष बढ़ जाती है, वो 12 वर्ष की हो जाएगी। अगला सवाल है, दो संख्या 19 और 17 के अनुपात में उनका महत्तम समापवर्तक HCF 11 है, संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर होगा 2, यानी 209 और 187 इसका समपवर्तक HCF पाया जाएगा। अगला सवाल है, आरोही क्रम के लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों की क्रमशः 2, 3 और 4 गुना किया जाता है और उनके गुणनफलों का जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो इसका 9, इसका सही उत्तर 9 होगा। अगला सवाल है, एक वर्ग का विकर्ण 200 सेंटीमीटर है, यदि आयत की भुजा 5:2 के अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत की टोटल लंबाई जो है वो 250 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल हमारा है कि इसमें जो है वो इसमें है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, यानी उपवास, भूख और दौड़। ये जो है वो थकावट है, यानी जब इंसान को भूख भी लगा हो, उपवास भी और दौड़ भी, तो उस समय इंसान थक जाता है, इसलिए थकावट। अगला सवाल है कि विप्राय, विलोम, समर्थन, प्राय मतलब विश्लेषण, तो इसका होगा संश्लेषण। अगला सवाल हमारा है, FLRX EGOT ESKTY, तो इसका ये जो हमारा क्वेश्चन है एक रीजनिंग से है इसका, तो ये इसका सही उत्तर होगा ये VIQU। अगला सवाल हमारा है, BEHKYVSP ADGJ, ये भी रीजनिंग से ही है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 ZWTQ। अगला सवाल हमारा है, C/L अनुपात 24/27 E/N, तो इसमें भी जो है ओरिजिनिंग से ही सॉल्व होगा। तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अगले वीडियो में। अभी मैं इसका आंसर सिर्फ बताती हूँ, आप बनाइए, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में बताइए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी। तो इसका सही उत्तर है 2 56/45। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी 11, 17, 8, 16, 36, 4, 15, 23। 15 जैसे 11, 17, 8 और 16, 36, 4, 15 और 23 में क्या आएगा? तो इसमें सही लुप्त संख्या का चयन करना है, तो इसका उत्तर होगा 10, यानी 15, 23, 10। यहाँ पर बढ़ते घटते गया है तो इसमें यहाँ पर 10 होगा। अगला सवाल है, प्रश्न में से चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो जो इसमें प्रश्न में ही इसमें चुनना है, प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी इसमें से एक ऐसा वर्ड चुना है जो 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है इन 3 विकल्पों से भिन्न है। अगला सवाल हमारा 107 और 111 है, मतलब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब 107 से 111 तक में जो भी क्वेश्चन है तो उसमें से एक ऐसा चुनना है जो कि भिन्न है। तो इसमें हमारा 107 का आंसर होगा बैडमिंटन। अगला सवाल हमारा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि AU जो है इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि A और U स्वर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि B के बाद C के बाद D के बाद E,
तो ये सब जो है चार प्लस में, मतलब ये सारे जो हैं, एक बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ये चार है, उसके बाद एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, ये भी जो है वो चार, मतलब ये जो पूरा है तो ये पूरा हमारा जो है एक अल्फ़ाबेट पे आधारित है, जैसे कि बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आता है, पर ये इसमें क्यू नहीं है, तो ये इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद फिर पी के बाद क्यू, उसके बाद आर एस टी, यू नहीं है इसमें, तो ये जो 3 ऑप्शन है तो इसमें से ये भिन्न है। मतलब कि मैं आपको समझा दूँ कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो तीन जो है वो सेम है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, उसके बाद एफ के बाद जी एच आई, फिर जे के बाद के एल एम, फिर एन ओ पी, क्यू नहीं है, क्यू के बाद फिर आर एस टी, यू नहीं है, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसमें नहीं है, तो ये जो है वो भिन्न है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में 4 जो है वो भिन्न है। उसके बाद बात करें 110 क्वेश्चन का, तो 110 क्वेश्चन में जो है तो 9 का स्क्वायर जो होगा, तो यानी 9 गुने 9 इक्वल टू 81, ठीक है, 81। उसके बाद 8 का बात करें तो 8 का बात करें तो हमारा 8 जो है वो 8 का जो होगा वो एक मिनट, उसके बाद 8 जो है तो 8 का होगा आपका 2 का क्यू, मतलब 2 गुना 2 इक्वल टू 2 गुना 2 इक्वल टू 8, 2 का क्यू यानी 2 गुना 2 इक्वल टू 8, ये है। तो इसका सही उत्तर होगा वो है। उसके बाद 16 का बात करें तो 16 का होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना 4 इक्वल टू 16, ठीक है। उसके बाद 625 जो है 600, बता रही हूँ, एक मिनट, हमारा 625 जो है वो है 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 गुने 25 इक्वल टू 625, यानी इसमें जो भिन्न है वो है 2 नंबर 8। अगला सवाल हमारा है एक क्वेश्चन नंबर 111। तो 111 में हमें क्या पढ़ना है, यानी कि इसमें भी हमें भिन्न ही चुनना है कि भिन्न क्या है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएं तो 576/12, तो ये इसको डिवाइड कर दिए, आ गया 48। उसके बाद फिर अगला जो हमारा है वो है 611/13, यानी इसको 13 को 611 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 47। उसके बाद हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है 198। अगला हमारा जो है 198/11, तो इसको डिवाइड कर देंगे 98 तो ये आ जाएगा हमारा 11। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 824/14, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 58.85, यानी कि इसका जो भिन्न है ये तीनों से भिन्न है वो 824 माइनस 14, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 का सही आंसर। अगला सवाल है एक लिखित कोड में पीपुल को पीपुल रूप में लिखा गया है, तो ट्रेंड उस कोड को कैसे
कोडित है। यानी क्वेश्चन में कि एक लिखित कोड में पीपुल को पिलो रूप में लिखा गया है, एंड ट्रेंड उस कोड में कैसे कोडित है। तो इसका सही उत्तर होगा टेंड। ये जो है ये इसका सही उत्तर होगा टेंड। अगला सवाल हमारा है, एक लिखित कोड में 1456 को रोप और 15,1526 को एप्पल के रूप में कोडित किया गया है, तो 54,613 को कैसे कोडित है। तो इसका सही आंसर होगा ये, थर्ड नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, तो इसमें भी है 114 और 115 में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या का चयन करें। तो इसमें हमें क्या चयन करना है, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 114 है तो वो है 7 9, यानी 2 का अंतर है इसमें, 7 9 2 का अंतर है। फिर 9 से 13, मतलब 7 और 9 के बीच में 2, यानी 7 + 2 तो 9। उसके बाद 9 और 13, तो 9 और 13 जो है तो उसके बीच में 4 है, यानी ये जो 9 और 13 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा। उसके बाद 13 के बाद 21 है, तो 13 में 8 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 आएगा। और फिर उसके बाद 21 में कितना ऐड करेंगे कि 37 आएगा। तो इसका सही आंसर 37 होगा, यानी कि हम लोग 21 में 16 को ऐड करेंगे। जैसे कि मैं इसको अच्छे से समझा दूँ, जैसे 7 + 2 = 9, ठीक है। उसके बाद 9 + 4 = 13। उसके बाद है 13 + 8 = 21, और उसके बाद 21 + 16 = 37 इसका सही आंसर है। उसके बाद हमारा अगला जो सवाल है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा मैं उसको बताऊँगी। उसके बाद अगला सवाल है 25 20 15 10, यानी कि इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो 25 में से 5 को माइनस किए तो हमारा आया 20। उसके बाद 20 में से फिर 5 माइनस किए तो 5 माइनस किए तो आया 15। 15 में से फिर -5 किए तो आया 10। तो फिर इसका 15 में से माइनस किए 5 तो 10 आया। उसके बाद जो है तो 10 में से -5 करेंगे तो = आया 5। तो ये है हमारा सही आंसर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा, और क्वेश्चन इसका 2 सही आंसर होगा, यानी कि 5। जैसे कि मैं इसको बताऊं कि 25 में से 5 माइनस किए तो 20, 20 में से फिर 5 माइनस किए 15, 15 में से 5 माइनस किए 10, तो 10 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ये है हमारा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या का समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। यानी कि इसमें जो हमारा समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1, यानी कि 7 3 13 3, 7 13 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। पहला पाठ्य पुस्तक खेलना, दूसरा प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, तीसरा बस पकड़ना, चौथा यूनिफॉर्म और कक्षा में पहुंचना। ये जो है इसका प्रस्तुत है। तो इसका सही उत्तर जो है वो 3 होगा, 4 3 2 5 1। यानी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो यूनिफॉर्म में बस पकड़ना और प्रार्थना में उपस्थित होना, कक्षा में पहुंचना, पाठ्य पुस्तक खेलना है। तो ये टोटल हमारा जो हो गया 4 3 2 5 1, इसका सही उत्तर ये है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसका जो इसमें जो निम्नलिखित शब्द हैं
उनको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो 1 होगा, यानी कि 5 1 3 2 4, 5 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल हमारा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखे जाने से दो दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 119 है, तो इसको मैं थोड़ा अभी मैं इसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं इसका आंसर बता दूँ तो इसका सही आंसर होगा 3, ए सी बी, ये जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल हमारा है, यानी क्वेश्चन नंबर 120 और 123 जो है वो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1-2 पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि 120 का जो है, मैं इसको आपको बता दूं, 120 जो क्वेश्चन है वो एक मिनट में आपको बताऊं 120 को अच्छे से। तो ये जो है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा FC। अगला सवाल हमारा है, ABCDE BDACE DEBCA, यानी अभी कुछ देर पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसमें भी हमें वही चुनना है। तो इसमें जो हमारा है ई मतलब इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें मतलब ये चारों ऑप्शन में ई है। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, जो कि अलग है, ECDAB। अगला सवाल हमारा है 31 37 49 67, यानी कि जो हमारा अगला सवाल है 31 37 49 और 67, इसका सही उत्तर होगा 91। इसमें 7 अगला क्वेश्चन है 365 364 355 330 और 281। अभी मैंने इससे पहले 5-6 क्वेश्चन पहले मैंने आपको इससे रिलेटिव 2 क्वेश्चन को बताया, तो आप लोग उसके अनुसार इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगी। पर अभी मैंने बताया तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो होगा वो 200 होगा आंसर। अगला सवाल हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी इसमें से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो लुप्त संख्या का चयन। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग बनाइएगा और देखिएगा कि आंसर सही होता है या नहीं। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। तो इसका सही आंसर होगा 3, ठीक है। अगला सवाल हमारा, दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें गलत संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर होगा 27, 16 16 17 21 27 16 71। दी हुई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात करना था, तो ये जो है हमारा 27 गलत संख्या है। अगला सवाल हमारा, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान का इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 20 बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन को 2 दिन बाद कौन सा दिन
होगा। यदि बीते कल से, यानी जो हमारा कल बीत गया उस दिन, वो पहले दिन शुक्रवार था, तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ये क्या है, ये हमारा रीजनिंग है, एक हमारा मानसिक टेस्ट है जो कि इस क्वेश्चन में है। तो इसमें हमें क्या करना है, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन को 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा, क्योंकि शुक्रवार से के पहले वाला 2 दिन पूछ रहा है। तो यानी कि शुक्रवार, तो यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, यानी जो हमारा बीत गया वो दिन वो शुक्रवार था, लेकिन उसके 2 दिन का पहले का जो, तो गुरुवार होगा। अगला सवाल है, आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगी। तो ये जो है वो 32 वर्ष, यानी आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है, यानी मेरी जो हमारी जो माँ हुई है, वो मेरे पिताजी से 4 वर्ष छोटी है, और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं, यानी कि 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगी, आपकी माता की आयु क्या होगी, तो 32 वर्ष। 6 गुना वर्ष है तो आपकी माता की आयु 32 वर्ष होगी। अगला सवाल हमारा है, यदि ए माता है, डी की बी बेटा नहीं, सी का सी पिता है, डी का डी बहन है, बी की, तो ए का बी से क्या संबंध है। यदि ये माता है, डी की बी बेटा नहीं है, सी का सी पिता है, डी का डी बहन है, बी की, तो ए का बी से क्या संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा माता। यानी यदि ये माता है, डी की बी बेटा नहीं है, यानी कि सी का सी पिता है, तो डी का बहन है, तो बी की, तो ए और बी, ए का बी से क्या संबंध है, तो ए बेटा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ए माता है, डी की बी बेटा नहीं है, यानी कि जो बी है उसका ए से संबंध जो है वो माता का है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी में राहुल को 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वां स्थान पर था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, एक विद्यार्थी असफल रहा, विद्यार्थी की कुल संख्या क्या है। तो इसका जवाब है 61। अगला क्वेश्चन हम लोग का, राजू रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 10 मीटर दूर रहता है। वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा से 100 मीटर दूर रहता है। खादर वेणु की पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर दूर रहता है। रामू के घर से खादर घर की स्थिति किस ओर है, तो इसका उत्तर पश्चिम की ओर है। अगला सवाल है, समित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है और फिर वही पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और कुछ ही देर बाद रुकता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थान से समृता कितनी दूरी है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 किलोमीटर। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 133 में एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों आप समान ज्ञात तथ्यों पर अंतर होने पर भी दोनों व्याख्याओं की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा यदि कोई हो तो दिए गए कथन से निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। तो ये पहला कथन जो है वो हमारा सही है कि स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को तनाव मुक्त मतलब टेंशन फ्री रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हम बीमार पड़ना तो निश्चित ही है, हमारा स्वास्थ्य खराब होना निश्चित है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति पर अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर अगर हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस चीज़ को अपने दिमाग पर इस तरह से ना लें कि वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़े और हम उससे बीमार पड़ें। तो इसका जो
सही उत्तर है वो 4 है। 1 और 2 दोनों निकलते हैं, मतलब कि दोनों इंसान के शारीरिक स्वस्थता के लिए हानिकारक ही हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, सही रखना है, तो हमें टेंशन मुक्त रहना चाहिए, अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगला सवाल हमारा है कि प्रश्न संख्या 134 में 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों पर अंतर होने पर दोनों वाक्यों की पड़ताल सच समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। तो पहला, कुछ घाघरे बेचे हैं, कोई बेंच मेज नहीं है। तो इसका कुछ घाघरे मेज हैं और कुछ बेचे घाघरे हैं, सभी बेचे घाघरे हैं, कुछ मेज घाघरे हैं। तो इसमें जो सही कथन है वो हमें चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, केवल 2, यानी कि कुछ बेचे घाघरे हैं। अगला सवाल है, एक पंक्ति में 5 घर A B C D O है। A B के दाएं और C के बाएं, O A के दाएं और B D के दाएं है। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। यानी कि इसमें ये करना है कि एक पंक्ति में 5 घर हैं, A B C D O। A और B जो है वो दाएं हैं और C के बाएं हैं, O A के दाएं और B D के दाएं है। यह बताइए कि कौन सा मध्य है। तो इसका जो है वो एक घर जो है वो मध्य में है। अगला सवाल है, यदि C = 3 और कैट CAT = 24 तो फॉल्ट क्या है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा उसका सही उत्तर जो है वो 60 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। प्रोनाउन ये जो नहीं बनाया जाता, तो इसका सही उत्तर जो है वो ये है, नेचुरल। दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों के सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा शब्द एक रंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, रिवॉल्व। अगला सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है तो 24, 85, 37, 69, 3, तो उस कूट भाषा में पेंशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो 3 होगा। अगला सवाल है, यदि एक कूट भाषा में पुट्रीफाई लिखा जाता है तो एक्सपोस्ट्रल और नेविगेट लिखा जाता है। जिम वाइट, तो कूट भाषा एविलारी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो ये 3 होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित 141 और 142 जो है वो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक समीकरण का हल किसी कई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। उसके आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न के अंतुरित समीकरण का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 846। अगला है, तो इसमें हमें 142 में हमें क्या करना है, तो उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं कि 142 में क्या है। तो पहला जो है वो 214, यानी 214 जो है, तो वो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी मैं आंसर बता रही हूँ। इसका सही आंसर होगा 214। अगला सवाल हमारा, A का अर्थ है प्लस, B से अभिप्राय है माइनस, C का अर्थ है गुना और D का अर्थ है भागा। आधार 3A 5B 2C 4 और D 6। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 4। अगला सवाल है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी अभी इससे रिलेटिव हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताई हूँ, अगर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। मैं आंसर बताती हूँ इसका।
तो इसका सही आंसर होगा 2, 8। अगला सवाल हमारा जो है वो है 43144 19 फिर 9801। तो 15 और 16 जो है उसमें आपको ज्ञात करना है, यानी हमारे जो बीच का अंतराल है वो 3 3 से है। तो इसमें हमारा ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो 2 है, 8100। अगला सवाल हमारा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। जब संख्या 3 सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सा नंबर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 3, 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 3। ये जो है वो प्रश्नवाचक का स्थान पर सही चिन्ह में आएगा। अगला सवाल है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4। ये जो है वो प्रतिरूप को पूरा करेगा। मैं इन सारे सवालों को अच्छे से एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग वो सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके रखिएगा। जो जो आपको अगर नहीं समझ तो आप कमेंट में नंबर वाइज बता दीजिएगा कि आपका मैथ का जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको नंबर वाइज लिख दीजिएगा कमेंट में। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा 3, 29। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या का ही चयन करना है। तो इसमें 20। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और बोलूँगी कि अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।